अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इलेक्शन के बाद मुल्क में जिस अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी के खात्मे की उम्मीद की जा रही थी वो इलेक्शन के बाद मजीद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 12 दिन गुजर जाने के बाद भी वफाकी हुकूमत के खदोखाल हतमी तौर पर वाजे नहीं हुए हैं। जहां तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर हुकूमत साजी के लिए सरगर्म हो गई है और बाज़ाब्ता तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए IMF प्रोग्राम से मुतालिक भी खबरदार कर रही है, तो वहीं नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकराती अमल बज़ाहिर डेडलॉक का शिकार हो गया है और मामलात आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आज खुद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नून लीग के साथ मुज़ाकरात में डेडलॉक का एतराफ़ करते हुए हुकूमत साजी के हवाले से सख्त तशवीश का इजहार कर दिया है। साथ ही वाज़ेह कर दिया है कि नून लीग के बजाय अपनी शराइत पर ही आगे बढ़ेंगे। नून लीग अपना मौक़िफ़ बदलेगी तो ही पेशरफ्त होगी। यानी अब तक शराकत इक़्तिदार पर दोनों जमातों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय पैदा होने के बजाय मसाइल पैदा हो गए हैं, जिससे मुल्क में भी गैर यकीनी की फ़िज़ा बढ़ती जा रही है। अब तक मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान बातचीत के कई दौर बेनतीजा रहे हैं। इस सूरत हाल के तनाजुर में आज नून लीग के सदर और वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार शहबाज शरीफ इस्लामाबाद पहुंचे हैं और पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास की सदारत की है, जिसमें शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी और MQM से होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी गई है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात का भी इम्कान है, मगर आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह कर दिया है कि हमने नून लीग को वोट देना है तो हम अपनी शराइत पर देंगे। नून लीग को नून लीग की शराइत पर कैसे वोट दें, हम अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं करेंगे। अगर किसी और ने अपना मौक़िफ़ तब्दील करना है तो पेशरफ्त हो सकती है, वरना मुझे एक बहुत ख़तरनाक तातुल नज़र आ रहा है। अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना। मैं नून लीग के टर्म्स पे आके नून लीग को वोट कैसे दूँ? तो अब मैं समझता हूँ कि जो हमारा डायलॉग कमेटी है, ये जो सुस्तरवी है, ये जो डिले हुआ है, ये जिस डायलॉग कमेटी की नॉन सीरियसनेस की वजह से, और इस नॉन सीरियसनेस का नुकसान मुझे तो नहीं हो रहा है, ये नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान की जमहूरियत का हो रहा है। और जितना जल्दी ये हल हो तो मेरा ख्याल में स्टेबिलिटी के लिहाज से, आने वाले गवर्नमेंट के लिहाज से बेहतर होगा। मगर दूसरे के जल्दी होगा, मेरा अपना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई जल्दी नहीं है। हम अपना मौक़िफ़ पे कायम है, ना ही हम अपना मौक़िफ़ तब्दील कर। अगर किसी और ने अपने मौक़िफ़ तब्दील करना है तो प्रोग्रेस हो सकता है। अगर कोई अपना मौक़िफ़ तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे फिर एक बहुत ख़तरनाक स्टेलमेट नज़र आ रहा है, और उस स्टेलमेट के नतीजे में जो होगा वो ना पाकिस्तान की, मैं जानता नहीं हूँ कि एग्जैक्टली क्या होगा, मगर इतना आपको बता सकता हूँ कि वो ना पाकिस्तान की जमहूरियत का फ़ायदा में होगा, ना पाकिस्तान की मईशत का फ़ायदा में होगा, ना पाकिस्तान की वफाक का फ़ायदा में होगा, और ना हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का फ़ायदा में होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुज़ाकरात में सुस्त रवि को ना सिर्फ तस्लीम कर रहे हैं बल्कि तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन कल हमारे प्रोग्राम में उन्हीं की जमात के रहनुमा और मुज़ाकराती कमेटी के रुकन कमरुज़्ज़मा कायरा का मौक़िफ़ था कि अभी तो काफ़ी दिन बाकी हैं, क्या ऐसी जल्दी है, ये सवाल ही समझ नहीं आ रहा है। खैर साहब, क्या कहा जा सकता है कि किसी न किसी नतीजे पर आप लोग पहुंचने वाले हैं या नहीं कहा जा सकता? हमारा बहुत सारा काम हो चुका है, थोड़ी बहुत नोक पलक चल रही है अपनी अपनी क़यादतों से बातें करके, तो इंशाल्लाह वो सेटल हो जाएगा। लेकिन अभी काफी दिन है, 29 तारीख को इजलास होना है, या 28 को हो जाएगा, एक दिन पहले 27 को हो जाएगा, उसमें भी अभी 8-9 दिन बाकी है। तो क्या ऐसी जल्दी है कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये तो कोई समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या सवाल हो रहा है। इसके अलावा आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तहरीक इंसाफ के हवाले से वाज़ेह किया कि PTI सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन वो कहते हैं कि हम किसी से बात नहीं करेंगे। अगर वो बात नहीं करते तो हुकूमत भी नहीं बना सकते। जहाँ तक PTI की सवाल है, ये तो एक बहुत मज़े की बात है कि वो तो टेक्निकली तो सबसे सिंगल लार्जेस्ट तो वो है, मगर वो कहते हैं कि हम किसी से बात नहीं करेंगे। तो अगर वो सिंगल लार्जेस्ट है और किसी से बात नहीं करेंगे, मतलब तो वो हुकूमत ही बनाते हैं। दूसरी तरफ हमारा नून लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया। इसी के बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो हमारे पास आए हैं, दूसरे तो आए ही नहीं, तो जो हमारे पास आए हैं फिर उनके साथ हम मिलकर बात करते हैं। इस पूरी सूरत हाल में आज तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में मुबैना धांधली पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांग लिया है। आज अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से बात करते हुए इलेक्शन के बाद पहली दफ़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा किया। साथ ही खबरदार किया कि अगर फॉर्म 45 के मुताबिक शफाफ नताइज डिक्लेयर नहीं होते तो IMF प्रोग्राम भी मुतासिर हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूंकि मुतनाज़िया हो चुके, वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में नाकाम हो चुके, लिहाजा आज खान साहब से मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बाज़ाबिता तौर पर इस्तीफा का मुतालबा करती है। वो इदारा जो आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा है, उसके सरबराह का
कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मजीद एक दिन भी इस ओहदे पे कायम रह सके, ताकि जो भी इंक्वायरीज हो रही हो वो इंक्वायरीज इम्पार्शियल हो और बगैर किसी इंटरफेरेंस के हो। अगर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता और फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट नहीं आता, इससे IMF का प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद करने के बाद अब तक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से PTI के हिमायत याफ्ता 82 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली के हल्फनामे इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए गए हैं। और दूसरी जानिब इस वक्त PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों नून लीग और पीपल्स पार्टी के बाद सबसे बड़ी जमात MQM है, जो नून लीग के साथ मुमकिन इत्तेहाद का हिस्सा बनने जा रही है, मगर पीपल्स पार्टी के साथ शराइत क्यों नहीं तय पा रही हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी, जो नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा आज इमरान खान से मुलाकात की है हामिद खान साहब ने, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। और फैसल करीम कुंडी साहब, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ मौजूद थे, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले इरफान सिद्दीकी साहब से गुफ्तगू करते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आपने भी अब से कोई 3 दिन पहले इस उम्मीद का इजहार किया था कि मामला तकरीबन तय पा गए हैं, मगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बाकायदा तौर पर जिम्मेदारी डाली है उस मुज़ाकराती कमेटी में आप लोगों पर, और कहा कि इस डेडलॉक का जो नुकसान है वो जमहूरियत को होगा, वो मुल्क की मईशत को होगा, वो पाकिस्तान के अवाम को होगा, और आपकी शराइत पर नहीं, हम अपनी शराइत पर आपसे मुआहदा करेंगे। वाज़े नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी को भी बाकी सब की तरह नून लीग की वीकनेस नज़र आ रही है, और सियासत में जब कोई वीकनेस स्मेल कर ले तो फिर उसकी बात मानी नहीं जाती, और ये आपके साथ हो रहा है। बहुत शुक्रिया खानज़ादा साहब। मैं अब भी अपनी बात पे कायम हूँ कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द मामला तय पा जाएंगे। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है, जो बिलावल साहब ने अभी फरमाया कि जो भी बात तय होगी या एक हम इश्तराक अमल करेंगे तो वो सारे का सारा उनकी शराइत पे होगा, तो ठीक है, ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है, उनका मौक़िफ़ हो सकता है। लेकिन जब 2 जमातें बैठती हैं और वो मुस्तक़बिल का लाए अमल तय करती हैं और इश्तराक कार के कुछ उसूल और कवायद मुरतब करती हैं, तो ये एक तरफ़ा शराइत नहीं होती हैं। अगर ऐसा हो तो फिर तो मुकालमे की ज़रूरत नहीं होती है, फिर इतनी नशस्तें करने की ज़रूरत नहीं थी, मुज़ाकराती कमेटियों की ज़रूरत नहीं थी। फिर तो बहुत अच्छा होता कि एक फ़हरिस्त शराइत हमें मिल जाती और हम देखते कि हम ये पूरा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, और मामला तय हो जाता। होता यही है कि कुछ उनकी शराइतें, कुछ ऐसी बात नहीं है कि हमारी मजबूरी है। हाँ, हमारी एक मजबूरी ज़रूर है कि हम नहीं चाहते कि ये निज़ाम डिरेल हो, हम नहीं चाहते कि कोई पार्टी यहाँ पे हुकूमत ना बना सके, हम नहीं चाहते कि ये असम्बली टूटे, हम नहीं चाहते कि मामला फिर से इलेक्शन में जाए और एक बेयकीनी की दलदल में हम चले जाएं। ये है हमारी मगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी बड़ा वाज़े कर रहे हैं कि उनका दिल कोई नहीं है आप लोगों से बात करने का। वो ये कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आई है, ग्रुप के तौर पर, मगर वो क्योंकि किसी से बात ही नहीं करने को तैयार, तो इसलिए हम नून लीग के साथ जा रहे हैं। मगर नून लीग के साथ भी अपनी शराइत पर जाएंगे, आपकी शराइत के साथ नहीं जाएंगे, आपकी हुकूमत में शराकतदार नहीं बनेंगे। तो शराइत आप मनवा कैसे लेंगे जब आप सबसे बड़ा ग्रुप ही नहीं है पार्लियामेंट के अंदर? क्योंकि अगर सेकंड राउंड में मामला जाता है तो ऐसा नहीं कि इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, तहरीक इंसाफ अपना वजीर आजम बना सकती है। देखिए, एक बात तो ये है खानज़ादा साहब के जहाँ तक सबसे बड़ी जमात होने का ताल्लुक़ है, अभी मेरा ख्याल है 8 दिन बाकी हैं कौमी असम्बली का इजलास होने में, और जिस दिन इजलास होगा तो उस दिन ये तयन होगा कि हमारी तादाद कितनी है, PTI की कितनी है, पीपल्स पार्टी की कितनी है। ये कबल अज़ वक्त है इस वक्त तक, क्योंकि 2 बड़ी जमातों के अलावा कोई तीसरी जमात है नहीं बड़ी। वो आज़ाद अरकान का एक ग्रुप है, और वो आज़ाद 82 जो अरकान हैं आज़ाद तहरीक इंसाफ के 82 ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम पर हल्फनामे दे दिए हैं। तो इस वक्त भी एज ऑफ नाउ भी जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल PTI के रहनुमाओं के साथ इस वक्त आपसे आगे है। देखिए, ये जो ऐलानात हैं ये एक ख़ास जगह से आते हैं, और इनकी अथेंटिसिटी जो है ये उस दिन फ्लोर के ऊपर पता चलेगी, जिस दिन ये सारे लोग आएंगे और पता चलेगा कि 82 हैं, 84 हैं, 92 कायम हैं, हमारे कितने हैं पीपल्स पार्टी। लिहाजा यकतरफा बयानात की कोई अहमियत नहीं होती है। हो सकता है कि इन्हीं में से 4-6 आपको कह दीजिए कि नहीं ये तो हमारा हल्फनामा है नहीं, ये हमने नहीं दिया था, इसलिए, या हो सकता है वो 92 के 92 बरकरार रहें। मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मुल्क जिस क्राइसिस में, जिस बहरान में फंसा हुआ है, उसको अप्रिशिएट किया जाए। अब ये शराइत मनवाने का वक्त नहीं है, ना अपनी शराइत मुसल्लत करने का वक्त है।
ये गिव एंड टेक का वक्त है। अगर आप कोई गिव नहीं कर सकते, सिर्फ शराइत दे सकते हैं और आप जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे, आप कोई मलबा भी अपने साथ नहीं लेना चाहते, तो फिर तो ऐसे ही है जैसे PMLN को आप कुर्बानी का बकरा बना के, हार श्रृंगार करके, माथे पे तिलक लगा के, मेहंदी लगा के आप कुर्बान घाट की तरफ ले जाएं। वो कुर्बान तो हो जाएगी, लेकिन क्या वो सिस्टम बच जाएगा? क्या निज़ाम चलेगा आगे? और सब जब पीपल्स पार्टी को भी ये नज़र आ रहा है कि अगर आपके साथ वो हुकूमत में जाएगी तो अपनी सियासत का नुकसान करेगी, आपको खुद को भी नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं आएगी तो ब्लेम आपके ऊपर आएगा। अगर पीपल्स पार्टी आपके साथ आ गई तो असल में तो आपकी बात का मतलब यही है ना कि फिर दोनों पर आएगा ब्लेम, दोनों ज़िबा हो जाएंगे मिलकर, हम अकेले ज़िबा नहीं हो रहे होंगे। तो ये हुकूमत लेनी क्यों है फिर नून लीग को? देखिए, हुकूमत लेने का और हुकूमत देने का ये तो सवाल ही नहीं है इस वक्त। बात यह है कि पहला जो उसूल है या नज़रिया है या मकसद है या हदफ है, वो ये है कि क्या इन इलेक्शन के बाद वजूद में आने वाली कौमी असम्बली को बचाना है या नहीं बचाना है। अगर हम अपनी जगह अड़े रहते हैं, पीपल्स पार्टी अपनी शरायतनामा हाथ में लिए खड़ी रहती है, PTI हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है, वो किसी और से मिलना नहीं चाहती, इसका अल्टीमेट हल क्या है? इसका जवाब ये है, मैथमेटिक्स बड़ा सीधा साधा है कि कोई हुकूमत नहीं बना पाएगा। फिर आइन बीच में आएगा। आइन कहता है कि जब हुकूमत ना बने तो असम्बली टूट जाएगी। हम आइन सेकंड राउंड में भी तो जाता है ना, PTI हुकूमत बना लेगी। पहले राउंड में तो 169 साबित करने हैं, मगर उसके बाद जो सेकंड राउंड होगा उसमें जो सबसे ज्यादा वोट लेगा वो बना लेगा एज ऑफ नाउ। मगर आप कह रहे हैं कि बाद में जिस दिन पार्लियामेंट का इजलास होगा ये सूरत हाल बदल सकती है। एज ऑफ नाउ तहरीक इंसाफ बना लेगी, वो दावेदार भी है कि हम हुकूमत बनाना चाहते हैं। आप ही पीपल्स पार्टी के पास जा रहे हैं, इसलिए उनको वीकनेस आप में नजर आ रही है कि आप बेताब हैं हुकूमत बनाने के, इसलिए वो बार्गेन कर रहे हैं आपसे कि फिर हम अपने टर्म्स पर आएंगे आपके साथ। देखिए, हम बार्गेन कोई नहीं कर रहे, हम तो ये चाहते हैं, हम तो सरेंडर कर रहे हैं, बल्कि बार्गेन भी ना कहें, हम तो बड़ी हद तक अपनी हुदूद, अपनी शराइत, अपनी साख, अपनी आने वाली जो सियासत है उसको एक बार फिर दाव पर लगाना चाहते हैं। लेकिन क्यों लगाना चाहते हैं? कि निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ करें। हम अगर सेल्फिश हो तो हम एक तरफ कहेंगे कि ये है हमारी शराइत, किसी ने आना है तो आए, नहीं आना तो ना आए। हम सेल्फिश नहीं हैं। और अगर दूसरे राउंड में खानज़ादा साहब, अगर PTI और PPP मिलके हुकूमत बना लेते हैं दूसरे राउंड में तो बहुत अच्छा है, हमें, हमारे लिए तो कोई मसला नहीं है। फिर हम तो बहुत आसूदा हो जाएंगे और असम्बली भी बच जाएगी। लेकिन इस वक्त जो मामला है, मेरा ख्याल ये है कि अगर दो जमातें बैठी हुई हैं और इसलिए बैठी हुई हैं कि तीसरा ग्रुप ना हमसे बात करना चाहता है, ना पीपल्स पार्टी से बात करना चाहता है, लामहला हम बैठे हुए हैं, मजबूरी में बैठे हुए हैं, तो मजबूरी के रिश्तों के अंदर फिर शराइत अगर आ जाएं और उन्हीं को अवलियत हासिल हो जाए तो वो रिश्ता कायम नहीं हो सकता ना। सर फिर ये बताइएगा कि आप, क्योंकि ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब के बहुत ही करीबी साथी हैं, नवाज शरीफ साहब सिंपल मेजॉरिटी चाहते थे, इस बात का उन्होंने इजहार भी किया, नहीं आई, वो खुद वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं है, मगर ये इतलात आती रही हैं कि वो ये भी समझते हैं कि हुकूमत नहीं लेनी चाहिए और बहुत सारे रहनुमा ये समझते हैं। क्या कल को फिर नवाज शरीफ साहब आके जब तकरीर कर रहे होंगे, कुछ अरसे बाद ये कह रहे होंगे मैं तो नहीं था इसका हामी, जिस तरीके से वो 16 माह की हुकूमत को ओन नहीं करते, शहबाज शरीफ साहब की अगली हुकूमत को भी ओन नहीं करेंगे? खानज़ादा साहब, एक चीज़ होती है किसी चीज़ की ख्वाहिश करना, आरज़ू करना, उसकी हिमायत करना, उसकी तमन्ना रखना। इन चारों चीज़ों में से हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई तमन्ना नहीं है, कोई आरज़ू नहीं है, मियाँ साहब की भी नहीं है और शहबाज साहब की भी नहीं है। मैं ये बार बार बावर कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून अगर देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए, कागज़ के ऊपर देखा जाए तो सबसे बड़ी सियासी जमात है। 92 वाली या 85 वाली, 86 वाली नहीं है, वो एक ग्रुप है। वो ग्रुप किधर जाता है, उसका नाम सुन्नी तहरीक बनता है या वातुल मुस्लिमीन बनता है, वो क्या होता है हमें नहीं पता। हम सबसे बड़ी जमात हैं, हमारी एक ज़िम्मेदारी है और ज़िम्मेदारी ये है कि इस निज़ाम को पटड़ी से ना उतरने दिया जाए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर ये असम्बली टूट जाती है किसी वजह से भी और उसके बाद हम ये तवक्को लगाए बैठे हैं कि जी 90 डेज़ में इलेक्शन हो जाएंगे, तो वो इलेक्शन हो जाएंगे या नहीं होंगे या कुछ और हो जाएगा, ये हमें कुछ पता नहीं है। तो हम बेयकीनी में इस निज़ाम को धकेलना नहीं चाहते। इसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए, इसको ये ना समझा जाए जी कि हम हर कीमत पे हुकूमत बनाना चाहते हैं। हाँ, हम हर कीमत पे इस असम्बली को ज़रूर बचाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं, जो आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ भी मौजूद थे जब उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कुंडी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो कहा कि अगर हम नून लीग के साथ जाएंगे अपने टर्म्स पर जाएंगे, ना कि नून लीग के टर्म्स पर। सिद्दीकी साहब कह रहे थे एक तो वो अभी भी कायम इस बात पर कि इत्तेहाद होने जा रहा है,
दूसरा उन्होंने कहा कि जी हम कोई शौक में नहीं हुकूमत बना रहे हैं, हम मजबूरी में बना रहे हैं ताकि इस मुल्क की जमहूरियत को और निज़ाम को बचा सकें। जब हम सेल्फिश नहीं हो रहे हैं तो किसी और को भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए, वरना कैसे बात आगे बढ़ेगी। इत्तेहाद शराइत के साथ नहीं हो सकता है। पीपल्स पार्टी क्या ऐसी सख्त शराइत रख रही है? बिस्मिल्लाह, देखिए शायद पिछला हमारा जो 16 महीने का प्रोसेस एक सिस्टम रहा और हमारे एक इत्तेहाद रहा, उसमें बहुत से हमें खदशात थे, हमारे पार्टी के दोस्तों को खदशात थे, उस हवाले से हमने किया। हम वोट देने बिल्कुल जा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमने डिसाइड करनी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हुकूमत के बाद फिर वही चीज़ें हों जो पिछले 16 महीने में हमने इत्तेहाद में हुए थे। तो उन चीज़ों को हमने क्लियर करना है, और ताकि हमारे पार्टी के जो दोस्त हैं जो ख़ासकर पंजाब में है, उस पर जो है कम अज़ कम ये चीज़ें ना हो कि वही सिस्टम हो जो 16 महीने पहले था। दूसरी बात यह है कि मजबूरी में ले रहे हैं, जो भी हैं उनके पास मेजॉरिटी, हम उनको वोट दे रहे हैं। उन्होंने कहा था पिछले 16 महीने में कि हमें इत्तेहादियों की वजह से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो इस दफ़ा हम मौका दे रहे हैं कि फुल फ्लैज परफॉर्म करें। उनके पास हम परफॉर्मेंस के लिए उनको स्पेस दे रहे हैं, और हम उनके साथ हुकूमत में बैठेंगे, कैबिनेट में नहीं होंगे, इनको एतमाद का वोट भी देंगे, इनकी लेजिस्लेशन जो अच्छी लेजिस्लेशन होगी उनको हम सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन हम तनकीद बर तामीर करेंगे, तनकीद बर तनकीद नहीं करेंगे। मतलब अगर आपने कहा कि करेंगे, इन्होंने कहा था कि अब ये खुद बना लें, क्योंकि इन्हें था कि हम कोलिशन, मगर होगी तो कोलिशन गवर्नमेंट ही, मगर आपका जब स्टेक नहीं होगा तो आप चलने कैसे देंगे? IMF का प्रोग्राम होगा, उसकी सख्त शराइत होंगी, उसमें कुछ प्राइवेटाइजेशन के मामला होंगे, कुछ SIFC के फैसले होंगे, इस सब में आप कैसे चलने देंगे जब आपका स्टेक ही नहीं होगा? आप तो रुकावट ही बनेंगे, क्योंकि उनके पास तो है नहीं मेजॉरिटी। देखिए, हम एक जिम्मेवार पार्टी है, जमहूरी पार्टी है, और हमें पता होगा कहाँ पर मुश्किलात हैं, कहाँ पर नहीं है। जब मुश्किलात होंगी डेफिनेटली हम उनको सपोर्ट करेंगे। हम इकोनॉमिकल क्राइसिस इस मुल्क को निकालना चाहते हैं, पॉलिटिकल जो इस वक्त इंस्टेबिलिटी उससे निकालना चाहते हैं, दहशतगर्दी जो बढ़ी हुई है उसको कम करना चाहते हैं। तो इसमें डेफिनेटली हम हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। हम ब्लैकमेलिंग वाली जमात नहीं है कि हम उनको हर मोड़ पर हर जगह पर उसको ब्लैकमेल करें और कहेंगे नहीं यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है। हम कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे, और हम उनको जो है बिल्कुल पॉजिटिवली सपोर्ट करेंगे। ये डिपेंड करता है उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर का, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो किस तरह अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर चलते हैं, अपने जो मेंबर्स हैं उनको कैसे साथ लेकर चलते हैं, ये सारी जिम्मेवारी उनके ऊपर होती है, मैं समझता हूँ। मतलब मगर क्या 16 माह की हुकूमत के बाद खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी को साहब को एहसास है कि अगर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना है तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी को रिवाइव करना है, और रिवाइव करने के लिए वो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि 16 माह की हुकूमत में वो तनकीद ज़रूर कर रहे थे नून लीग पे, या नून लीग डिस्टेंस करने की कोशिश करी थी नवाज शरीफ साहब। अगर वो 16 माह की हुकूमत एक बर्डन बनी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के लिए भी, इस तरह नून लीग के लिए बनी, इसलिए नहीं आना चाह रहे हो? देखिए, 16 महीने जो हमारी हुकूमत थी, हमारे पार्टी के जो दोस्त थे, मेंबर पार्लियामेंट के जो मेंबर थे वैसे भी थे, KP की अगर आप बात करें, पंजाब में बात करें, उनको एक भी डेवलपमेंट का फंड नहीं मिला, बाकी जमातों को तमाम को मिला। पंजाब में बहुत से लोगों की रिजर्वेशन थी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से, बाकी हवाले से। हम अपनी पार्टी रिवाइव करना चाहते हैं पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, उसके लिए टाइम चाहिए। 16 महीने जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर ख़ारिजा थे, वो पार्टी को टाइम नहीं दे सके। अब जब वो होंगे, पार्टी को भी टाइम देंगे, पार्लियामेंट में भी टाइम देंगे, तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारी पार्टी रिवाइव होती है। और जो बयान हमने लिया था, जो हमने मंशूर 10 नुकाती मंशूर बिलावल साहब लेकर आए थे और अवाम के अंदर गए थे, तो हम अगर वजारतें ले लेते हैं, हम उस मंशूर को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उस वक्त तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता जब तक पार्टी के हमारे चेयरमैन वज़ीर आज़म नहीं बनते। लिहाजा हमारी कोशिश होगी, हम अगले इलेक्शन के लिए तैयारी करेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला एक कम बैक करेंगे, और हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को वज़ीर आज़म बनाकर अपने मंशूर पर, अपनी चीज़ों पर अमल दरामद करवाएंगे। मतलब फिर एग्जैक्टली ये सवाल है कि जब आप खुद इसलिए नहीं आ रहे काबीना में कि हम अपने मंशूर पर नहीं अमल दरामद कर सकते, तो जब नून लीग होगी तो वो अपने मंशूर के मुताबिक जब फैसले करेगी, आप कहाँ उनको वोट देंगे? जब नहीं देंगे तो हुकूमत कैसे चलेगी? क्योंकि ज़ाहिर ब्लेम तो आप आएगा आप पर कि आप उन्हें वोट तो दे रहे हैं, आप बैठे हैं हुकूमती बेंचेस पर। देखें, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पे हम उस पर एतराज़ करके देखें। हमारे पास जब 2008 में हुकूमत थी, हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी, लेकिन हमने इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर हमने तमाम बिल्स, मेजॉरिटी बिल्स हमने यूनिवर्सली पास कराए। हमने 18वीं तरमीम कराई, हमने कानून साजी की, और अब उसका रिकॉर्ड चेक कर लें कि मेजॉरिटी जो हमारे बिल्स थे या कानून साजी जो भी हुई थी, वो यूनिवर्सली हुई थी। तमाम पार्टीज़ को हमने ऑन बोर्ड लिया था। तो अगर शहबाज शरीफ साहब इसे करेंगे, तमाम पार्टीज़ को ऑन बोर्ड रखेंगे, तमाम पार्टीज़ को साथ लेकर चलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि मुश्किलात नहीं होगी। अच्छा, मगर क्या पीपल्स पार्टी अब ये चाह रही है कि गवर्नरशिप, जिसमें पंजाब की गवर्नरशिप भी शामिल है, फिर स्पीकर, फिर सेनेट चेयरमैन, फिर सदारत, जो कि ज़रदारी साहब को आप पिच कर रहे हैं, इनमें से कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं है जो नून लीग की मदद के बगैर आपको मिल जाए? आप चाह रहे हैं ये ऐसे ओहदे भी ले लें कि गवर्नेंस का जो बोझ है वो भी हम पे नहीं आएगा, ओहदे भी मिल जाएंगे, और गवर्नेंस का सारा बोझ नून लीग पर आएगा, और आप उनके खिलाफ कैंपेन करने में भी कामयाब होंगे? देखें, सपोर्ट की बात अगर हो तो हमारे बगैर तो फेडरल में भी हुकूमत नहीं बन सकती, और पंजाब में भी हम मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमें भी जो हमें सपोर्ट उनसे चाहिए वो हमें करें, जो उनको हमसे चाहिए हम करेंगे,
बलूचिस्तान में जैसी हुकूमत है या बाकी चीज़ें, सिंध में तो हमें किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए, हम सिंपल मेजॉरिटी, हमें किसी कोई इत्तेहादी जमात भी नहीं चाहिए। तो इस चीज़ पे हमारी कोशिश है, हम कमेटी बैठी हुई है, मुख्तलिफ इशूज़ को डिस्कस कर रही है, होपफुली बहुत जल्द इस पर फैसला हो जाएगा और कौम को खुशखबरी सुनाएंगे। अच्छा, मगर साथ ही तहरीक इंसाफ अभी तक दावेदार है कि वो हुकूमत बनाएंगे। जब आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि वो खुद बात करने को तैयार नहीं है, बाकायदा तौर पर उन्होंने ये इंप्रेशन दिया कि वरना हम तो पीटीआई के लिए तैयार थे, वो खुद तैयार नहीं है, वो लार्जेस्ट ग्रुप हैं। तो फिर पीपल्स पार्टी क्यों हर हाल में नून लीग ही को वोट देगी, उसके लिए मुज़ाकरात कर रही है? अगर सेकेंड राउंड में मामला जाएगा तो पीटीआई अपना वज़ीर आज़म बना लेगी। देखिए, पहली बात तो है कि पीटीआई ने फैसला किया कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत नहीं कर देंगे। फिर उसके बाद उन्हें एक यू टर्न लिया गया, नहीं हम पीपल्स पार्टी और पीएमएल के अलावा तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बात करेंगे। यहाँ तक कि सियासी क़यामत की निशानी है कि मौलाना फजल रहमान से बातचीत करेंगे और मौलाना फजल रहमान और पीटीआई भी आपस में जो है वो आपस में बैठ गए। उनका अपना जमहूरी हक है, पॉलिटिक्स से बैठ सकते हैं। जब उन्होंने हमसे वोट ही नहीं मांगा, वो एंगेज ही नहीं करना चाहते, तो हम कैसे उनको वोट सकते? हाँ, उनके जो है वो मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट बैक बाय जो उन्होंने बैक किया पीटीआई ने, उनकी है। लेकिन ख्वाब देखने में, ख्वाहिशात में कोई पाबंदी नहीं है। अब अगर वो कहे हमारे पास 180 है तो आप मान गए 180 हैं। इस वक्त उनके पास इस वक्त 50 मेंबर्स ने ज्वाइन किया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, बाकी भी शायद ज्वाइन करेंगे। तो जो उनके पास नंबर गेम उसी के मुताबिक हो सकी। अगर वो कहें कि मैं वज़ीर आज़म बन गया हूँ, तो 82 हो गए हैं, 82 अरकान हो गए हैं, जो 82 हैं या 100 हैं, नंबर गेम्स के ऊपर है। अगर उनके पास नंबर गेम्स हैं, वो नंबर गेम उनके पास है तो बिल्कुल वो वज़ीर आज़म बने। उनके पास नंबर गेम नहीं है तो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते हैं। फिर अपोजिशन का रोल प्ले करें, आए पार्लियामेंट में इस मुल्क के लिए काम करें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर इस मुल्क को जो है इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल क्राइसिस से बाहर निकालना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ, क्योंकि आप खुद बिलावल भुट्टो साहब के करीब हैं, आज आपने उनके साथ वक्त भी गुजारा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मौजूद, आपको लग रहा है कि मामलात करीब हैं कि सुलझ जाएं और मामला तय पा जाएं नून लीग और पीपल्स पार्टी के, या ज्यादा दूर चले गए हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि बहुत करीब है और बहुत जल्द इंशाल्लाह इस पे फैसला हो जाएगा। यानी कि जब आप कहते हैं करीब हैं तो आपकी शराइत पर हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं? दोनों की शराइत पे होगा, गिव एंड टेक पे होते हैं। गिव एंड टेक पर हो जाएगा, यानी मामलात करीब हैं। कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब से मुलाकात की है हामिद खान साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथ। मुनीर खान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज आप इमरान खान साहब से मिले भी, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा भी किया गया। मगर क्या खान साहब की अभी भी ये राय है कि तहरीक इंसाफ ही हुकूमत बनाने जा रही है, या अब ये तय है कि तहरीक इंसाफ अपोजिशन में बैठने जा रही है? देखिए, जहाँ तक सीटों का ताल्लुक है जो तहरीक इंसाफ ने जीती हैं, उस हिसाब से तो तहरीक इंसाफ को ही हक हासिल है कि वो हुकूमत बनाए। वो तो जबरदस्ती उससे सीटें छीनी गई हैं, ये चुराई गई हैं बहुत बड़ी तादाद में। तो लिहाजा जो भी हुकूमत बनेगी ऐसी सूरत हाल में जिसमें सही तादाद में सीटों का तयन नहीं होगा, उस कभी भी दुरुस्त और सही या लेजिटिमेट हुकूमत नहीं हो सकती। और मैं समझता हूं कि अवाम का मैंडेट उसके साथ नहीं होगा। अच्छा, तो उस सूरत में आज बिलावल भुट्टो साहब ने फिर कहा कि तहरीक इंसाफ से बात करने को तैयार नहीं है। अब पीपल्स पार्टी तो खुद हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रही है, क्योंकि आप पावर शेयरिंग नहीं चाहते, बड़ी वाज़ेह आप लोगों ने कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ। मगर उनसे बात करके उनकी सपोर्ट लेकर आप इतनी सीटों के साथ भी जो आपके पास हैं, आप अपना वज़ीर आज़म तो बना सकते हैं। क्या इमरान खान साहब इसके लिए भी तैयार नहीं है? देखिए, जब तक के हक नहीं मिलता तहरीक इंसाफ को, क्योंकि लोगों का बहुत ओवरवेलमिंग मैंडेट तहरीक इंसाफ को मिला है, ये नहीं है कि हम मिलके कोई हुकूमत बना लें कोalition गवर्नमेंट, तो कोई मान ही ना हुआ। फिर तो लोगों के मैंडेट को हमने खुद वॉलेट कर दिया। अगर हम ये मान जाएं कि ये सीटें जो हैं जो हमसे चोरी की गई हैं, हम उसके बगैर ही हुकूमत में शामिल हो जाएंगे और बना लेंगे, तो मैं समझता हूं कि हम लोगों के मैंडेट के साथ ज्यादती करेंगे। सब तो फिर इस सूरत में, क्योंकि आप ज़ाहिर ग्राउंड रियलिटीज़ जानते हैं, कितना टाइम लग जाता है इस प्रोसेस में, उसको भी जानते हैं, आपको लग रहा है कि 29 फरवरी तक वो अक्सरियत होगी जिसकी तहरीक इंसाफ दावेदार है उनके पास कि वो अपनी हुकूमत बना लें? देखिए, अगर सही माने में इंक्वायरी की जाए और सही माने में इस मामले को रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि हमारे कैंडिडेट्स के पास डाटा मौजूद है, बेशतर कैंडिडेट्स के पास डाटा मौजूद है कि वो उनके पास इलेक्शन रिजल्ट उस पर कंप्यूट हो सकते हैं और हकदार को उसका हक मिल सकता है। तो इसलिए इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी देर वाली बात ही नहीं है। और फॉर्म 45 हमारे कैंडिडेट्स के पास मौजूद है
और उनको ये टैबुलेट करने को तैयार नहीं, उनको देखने को तैयार नहीं, क्योंकि इनको जल्दी है कि जल्दी से इनको बाहर रख के हुकूमत बनवा दी जाए उनकी, जिनको मैंडेट नहीं मिला है। अच्छा, और ज़ाहिर है ये जो आपने बात की तो उसूल की और कानून की बात है, उसके तहत बिल्कुल यही होना चाहिए कि जो शिकायत हैं उन्हें एड्रेस किया जाए। फॉर्म 45 है तो उसका ऑडिट फौरी तौर पर हो और फौरी तौर पर फैसला हो। मगर इसलिए मैंने सवाल किया, ग्राउंड रियलिटी के तहत आपको ये लग रहा है, या ग्राउंड रियलिटी जो है उसमें आपको लग रहा है कि तहरीक इंसाफ अपोजिशन में ही बैठने जा रही है? देखिए, जाहिर है हम तो जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा और सही टैबुलेशन नहीं होगी, तब तक हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जी कोई और किसी और को हक हासिल है। तो उस सूरत में तो हम इंतजार करेंगे जब तक कि ये मामला को रिजॉल्व नहीं हो जाता और जब तक कि हकदार को हक नहीं मिल जाता और जो सीटें चोरी गई हैं वापस हकदार को नहीं मिल जाती, तब तक तो जो भी हुकूमत बनेगी वो हुकूमत बनाने की हकदार नहीं होगी और उससे मुल्क में जो है कि इंतशार बढ़ेगा। क्योंकि जिन लोगों के पास, जिस पार्टी के पास कौम का मैंडेट ना हो, वो किस तरह हुकूमत कर सकती है, हुकूमत चला सकती है, किस लेजिटिमेसी के तहत वो चलेगी। अच्छा, और जितने मामला ज़ाहिर आगे बढ़े, उसके बाद भरपूर वोट मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। आज जब आप मिले खान साहब से, खान साहब कोई मुज़ाकरात, कोई CBM इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय करने के लिए, मामला सुलझाने के लिए इसकी कोई बात कर रहे हैं? क्या मामला उनसे हमने सुलझाना, ये तो बात अवाम की मेहनत की आ गई। देखिए ना, अगर तो इलेक्शन ना हुआ होता तो चलिए मामलात को इलेक्शन तक ले जाने के लिए कोई बातचीत हो सकती थी, मसले को नरम किया जा सकता था। इस वक्त तो एक बड़ी वाज़ेह सूरत हाल है कि 8 तारीख को हम समझते हैं कौम ने हमें ओवरवेलमिंग मैंडेट दिया है नेशनल असेंबली में, हमें पंजाब और KP की असेंबली में। तो उसकी सबसे अहम चीज तो ये है कि उसको इज्जत दो। जो हमारे खारफीन कहते थे कि वोट को इज्जत दो, हम कहते हैं मैंडेट को इज्जत दो। सबसे अहम है, उसके बगैर तो ना कोई जमहूरियत है, ना कोई हुकूमत मुनासिब बन सकती है, ना कोई लेजिटिमेसी हो सकती है। तो लिहाजा ये सारी चीजें रिजॉल्व हो सकती हैं, ये नहीं कोई इम्पॉसिबल है, कोई बहुत बड़ा मसला है। अभी अगर अनलेस ही बहुत चाहते हैं जिसमें कि सारा रिकॉर्ड भी जाया हो जाए, सब कुछ हो जाए, वो एक और बात है। लेकिन अगर वो दयानतदारी से अगर चाहे इस मामले को फिर फौर रिजॉल्व किया जाए अगले 2 हफ्ते में, तो ये हो सकता है। सब और जहाँ तो आपने कहा कि कोई, तो आपको ये लग रहा है कि इवेंचुअली आखिर में जो मैंडेट है अवाम का, जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो वोट को इज्जत दो का मामला है, वो प्रिवेल करने वाला है इस दफ़ा और कोई डायलॉग की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, इसमें डायलॉग की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो एक हक की बात है। जो हकदार को हक मिले, अवाम का दिए हुए वोट जो है वो ज़ाया नहीं जाना चाहिए। हजारों लोग दूसरे मुल्कों से सिर्फ वोट डालने के लिए महंगे टिकट लेके आए हैं। आप देखें, इस इलेक्शन की एक खासियत ये है कि लोग कहाँ से आए और किन किन मुश्किलात में। मुझे अभी कराची से हमारे एक साथी बता रहे थे कि वो 6 घंटे खड़े रहे हैं अपना वोट डालने के लिए। उनकी बेगम, जिनको घुटने की तकलीफ थी, उन्होंने 3 घंटे खड़ी रही हैं सिर्फ इसलिए कि वो PTI को वोट डालना चाहते थे। और कराची में उनका कहना है, हमारी एस्टीमेट में 11 से ज्यादा सीटें हमने नेशनल असेंबली की। वो कहते थे कि उन्हें कोई शक नहीं कि 18 सीटें 22% की है PTI की। तो इतना बड़ा मैंडेट PTI को मिला और इसके बावजूद सारा का सारा चुराया गया, सारा का सारा जो है खत्म कर दिया गया। ये चीज छोटी नहीं है, ये चीज हजम नहीं हो सकती, कौम हजम नहीं कर सकती इतनी बड़ी ज्यादती को, इतनी बड़ी नाइंसाफी और इतने बड़े फ्रॉड को। बहुत शुक्रिया। हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, सबका मौक़िफ़ आपने सुना। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं, आखिर होने क्या जा रहा है, इस पर मज़ीद बात होगी एक ब्रेक के बाद। तमाम जमातें दावे कर रही हैं, मगर होने क्या जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब। मीर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मीर साहब, ज़ाहिर आज बिलावल भुट्टो ज़हीर साहब ने बड़े सख्त बात की कि जी आपकी शराइत पर नहीं, अपनी शराइत पर हम आपके साथ इत्तेहाद करेंगे अगर इत्तेहाद करना है। मगर अब इरफान सिद्दीकी साहब मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि हम करीब ही हैं। फिर कुंडी साहब मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि हम मुआहदे के करीब ही हैं। ये करीब हैं या दूर होते जा रहे हैं, और क्या चीज़ है जो जिसकी वजह से कंसेंसस नहीं हो रहा? क्या ऐसी बुनियादी मामला है? देखें शाहजेब भाई, बात बड़ी सादा सी है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में तो
मिलकर एक मखलूत हुकूमत बनाने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी वालों का कहना है जी कि चीफ मिनिस्टर हमारा होगा और मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान की सूबाई काबीना में शामिल होगी। लेकिन दूसरी तरफ वफाक में पीपल्स पार्टी कहती है जी कि हम सपोर्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन हम कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे। और उसमें उनका दावा यह है कि जी हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है पार्टी की, उसका यह फैसला है कि हमने काबीना में शामिल नहीं होना। तो अब इसमें बहस आज भी जो है, जो इजलास था उसमें यही हो रही थी कि चले आप बलूचिस्तान में तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलके काबीना में शामिल होने पे तैयार है, मरकज में आप क्यों नहीं तैयार? अब इसमें बिलावल साहब जो हैं वो ये स्टैंड ले रहे हैं कि जी ये हमारी सीसी का फैसला है और सीसी में जो अरकान की अक्सरियत है उसने जो फैसला कर लिया हमने उसी पे चलना है। अब इसमें कुछ और बातें ऐसी हैं कि बिलावल साहब जो हैं उन पर प्रेशर बहुत है, और मेरा ये जाती तौर पे ख्याल है कि बिलावल साहब ने जिस एक्टिवली और जिस अग्रेसिव अंदाज में जो उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई थी और उसमें जो उनका स्टैंड था मुस्लिम लीग नून के बारे में, तो उनका एक ख्याल है कि अगर मैं उससे मुस्लिम लीग नून के साथ काबीना में भी शामिल हो जाता हूं तो इससे ना सिर्फ ये कि मेरे नाकदीन जो है उनको एक मौका मिलेगा मुझ पर तनकीद का, बल्कि जो मेरे खास तौर पे पंजाब में जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं वो मायूस भी होंगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मुखालिफ हैं मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद बनाने के। लेकिन इसमें जो बिलावल साहब ने जो प्रेशर का मुकाबला किया है पिछले 3-4 दिन में, उसमें मेरा ख्याल है कि अगर उनको उनके साथ सख्ती की बजाय प्यार से बात की जाए तो बात मनवानी आसान है। और बिलावल साहब जो हैं वो उनको जितना मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, अगर उनके साथ आर्गुमेंट के साथ प्यार के साथ बात की जाएगी तो वो मान जाएंगे। लेकिन क्योंकि पिछले 3-4 दिन में मुस्लिम लीग नून जो है वो खुद तो सख्त बात नहीं कर रही, लेकिन कोई और बिलावल साहब के साथ सख्त बात कर रहा है, इसलिए बिलावल साहब ने एक स्टैंड लिया हुआ है। लेकिन अब लगता यह है कि अब मुस्लिम लीग नून जो है वो क्योंकि बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टरशिप देने पे तैयार हो गई है पीपल्स पार्टी को, तो हो सकता है कि बिलावल साहब के मौक़िफ़ में कोई लचक पैदा हो जाए। लेकिन मैं ये दोबारा कहूंगा, अभी कोई चीज हतमी नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पीछे उनकी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान का फैसला खड़ा है, वो उनसे पूछे बगैर फैसला चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप समझते हैं, कोई ये समझता है कि पीपल्स पार्टी का फेडरल कैबिनेट में शामिल होना बहुत जरूरी है, तो फिर आप बिलावल साहब के साथ प्यार से बात करें। डंडे की जुबान अगर उनके साथ इस्तेमाल की जाएगी तो वो फिर आपकी बात नहीं मानेंगे। मतलब और इस सब में आसिफ जरदारी साहब क्या बिल्कुल न्यूट्रल हैं? सब कुछ फैसले सारे के सारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हाथ में हैं या कुछ और है मामला? क्या मामला है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत से लोग जो हैं वो मेरी बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे थे कि आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो इस मामले पर एक पेज में हैं। जो फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का है वही फैसला जो है वो जरदारी साहब का और बिलावल साहब का फैसला है। और इस वक्त तक बिलावल साहब जो हैं, जो उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है, वही असल में पीपल्स पार्टी का फैसला है। और आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते, बल्कि अब तो जो दोनों पार्टियों की जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके अरकान ने अब तो ये भी कहना शुरू कर दिया कि दरअसल आसिफ जरदारी साहब को जो सदर बनाने की पेशकश है ये भी मुस्लिम लीग नून ने किया है। ये पीपल्स पार्टी ने तो ये फेवर नहीं मांगी थी मुस्लिम लीग नून से, और मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं। तो एक दफा फिर मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं उसकी नजाकत का ये तकाजा है कि दो बड़ी पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाएं और बाकी जो छोटी पार्टियां हैं उसको भी उसमें शामिल करें। लेकिन ये पार्टियां अगर आपस में बात करें तो बेहतर है। कोई और जो है वो अगर बिलावल साहब को प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा तो मामला बिगड़ सकता है। अच्छा, साथ में बताएगा कि ज़रा 2022 के बाद से आपने मुतादिद दफ़ा प्रेडिक्ट किया, जब इमरान खान साहब की एक बड़ी टफ लाइन थी कि बहुत मुश्किल टाइम आने वाला है, बहुत मुश्किल टाइम आने वाला है, वो आया भी। फिर 9 मई हुआ, फिर उसके बाद अब जबकि मैंडेट मिला पार्टी को और नज़र आ रहा है कि उनके अब रहनुमा बाहर सामने आ रहे हैं, उन्हें ज़मानतें भी मिल रही हैं, उनका मौक़िफ़ भी आ रहा है, आपको लग रहा है कि अब इवेंचुअली जो डेमोक्रेसी में होता है उसके तहत तहरीक इंसाफ को स्पेस मिलने का ही यहाँ से सिलसिला आगे बढ़ेगा या मुश्किल वक्त आ सकता है एक बार फिर? ये मुश्किल वक्त के बारे में आपने मुझसे एक बड़ा ही मुश्किल सवाल किया है। एक तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा मैंडेट हासिल किया है और पूरा कंट्री वाइड जो वोटर है
उसकी एक बड़ी अक्सरियत ने उनको वोट दिया है, तो उनको कुछ ना कुछ फैसिलिटेट किया जाना चाहिए और जबरदस्ती इमरान खान साहब पर मुकदमे नहीं बनने चाहिए और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी को बहुत जल्दी है उन्हें सजा दिलवाने की। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसको अवाम ने तो मैंडेट दे दिया है, अवाम ने तो जो उनको फेवर देनी थी वो दे दी, लेकिन वो खुद अभी तक फैसला साजी में, डिसीजन मेकिंग में कुछ मेरा ख्याल है कि वो काफी ताखीर कर रहे हैं और कुछ ऐसे फैसले कर रहे हैं जो कि बाद में हो सकता है कि उसका उनको वो फायदा ना हो जिस फायदे की वजह से वो फैसले कर रहे हैं। और एक तो उन्होंने ये बहुत देर लगा दी कि उन्होंने कौन सी पार्टी में अपने आज़ाद जो कैंडिडेट्स हैं उनको शामिल करना है। पहले वो मजलिस वाहिदुल मुस्लिमीन की तरफ जा रहे थे, फिर वो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ आ गए हैं। इसमें भी अभी तक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। तो देखें, अगर तहरीक इंसाफ के ये जो कामयाब MNAs हैं, ये जब पार्लियामेंट में पहुंचेंगे तो ये खुल्लम खुला कह रहे हैं उमर अयूब साहब के हमारी पहली तरजीह जो है वो इमरान खान साहब को रिलीज कराना और बुशरा बीबी साहबा को रिलीज कराना है। तो अगर ये उनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है तो इसके लिए जरूरी है कि पार्लियामेंट के अंदर उनका एक मौसर किरदार हो और सिर्फ ये अकेली तहरीक इंसाफ मुतालबा ना कर रही हो बल्कि बाकी पार्टियां भी उसके साथ खड़ी हों। लेकिन अभी तक लग ये रहा है कि तहरीक इंसाफ की एक सोलो फ्लाइट है, कुछ 2-3 छोटी पार्टियों को वो साथ लेके तो चल रहे हैं, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं अभी नई पार्लियामेंट में वो उनको साथ लेके नहीं चल रहे। तो मुझे लगता है कि ये जो इस वक्त प्रेशर है कि जी इनको बहुत बड़ा मैंडेट मिल गया है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये प्रेशर अगर कम होता गया और पार्लियामेंट में ये कोई मौसर किरदार अदा ना कर सके और कौमी असम्बली में भी इनके बहुत से लोग अगर टूट गए, जैसे कि पंजाब असम्बली में इनके काफी सारे लोग टूट गए हैं, कौमी असम्बली में भी टूट गए, तो मुझे फिर लगता है कि इमरान खान साहब के लिए कोई सहूलत हासिल करना या उनको फौरी तौर पर रहा करवाना काफी मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल तहरीक इंसाफ जो है वो अपने जो इलेक्शन में जो धांधली के इल्जामात हैं उनको साबित करने पे उसकी ज्यादा तवज्जो है। इमरान खान साहब के मुकदमात जो हैं वो अभी उनकी मुझे लगता है कि उस तरफ उनकी इतनी तवज्जो नहीं गई और अगर उनकी पार्टी यूनाइटेड ना रही कौमी असम्बली के अंदर तो फिर इमरान खान साहब को कोई सहूलत दिलवाना काफी मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया। इलेक्शंस हो गए मगर गैर यकीनी ख़त्म होने के बजाय मजीद बढ़ती जा रही है। धांधली का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान के बेशतर इलाकों की सड़कों पर मुजाहरे हो रहे हैं, ऐवानों में बहस हो रही है और इलेक्शन कमीशन और अदालतों में धांधली के खिलाफ समातें चल रही हैं और मुल्क की बार काउंसिल तशवीश का इजहार कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन तनकीद की जद में है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान में गुज़िश्ता 4 दिनों से सोशल मीडिया साइट एक्स बंदिश का शिकार है और आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख मजीद मुतासिर हो रही है। पाकिस्तान के माने वाला सेनेट में इलेक्शन में धांधली से मुतालिक बहस हुई। तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और नेशनल पार्टी के रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन और मुबैना धांधली के खिलाफ तकारीर की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा किया गया मगर नून लीग के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने इलेक्शन कमिश्नर का दिफा किया। मैं ये मुतालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी पूरी न करने पर माफी मांगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। बुलेट ने बैलेट को अगवा किया है, गोली ने पर्ची को अगवा किया है। जब तक गोली पर्ची को अगवा करेगी अवाम की हक हुक्मरानी बहाल नहीं हो सकती। हमारे बलूचिस्तान में चुन चुनकर हकीकी अवामी नुमाइंदों को हरवाया गया। हमारे बलूचिस्तान में 2 बड़ी जमायतों की आशीर्वाद से मुंशियात फरोशों, ड्रग लीडर, ड्रग लॉर्ड्स, लैंड ग्रेबर्स को असेंबलियों तक पहुंचाया गया। प्री पोल रिगिंग जब नाकाम हुई तो रात के अंधेरे में पोस्ट पोल रिगिंग हमने देखने में आई, जहां हर एक को पता था कि रिजल्ट्स क्या है, लेकिन फिर वो रोका गया, इंटरनेट बंद किया गया, ट्विटर बंद किया गया, मीडिया पे कवरेज बंद की गई और वोट्स तब्दील करके जो हारने वाले कैंडिडेट्स थे उनको जिता दिया गया। अवाम का मैंडेट जो था चोरी हो गया है। सर, बताना पड़ेगा निगरान हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन के इसमें बदनीयती नहीं थी, साबित करना पड़ेगा इसमें बेईमानी नहीं थी। 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स थे। एक रिटर्निंग ऑफिसर ने भी कानून के मुताबिक नताइज का ऐलान नहीं किया। ना ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अवाम के इस अहम तरीन बुनियादी हक के बारे में कोई सुओ मोटो लिया। अगर यहाँ पे एक इलेक्शन कमिश्नर है तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन कराए हैं? ऐसे ना करें।
अगर फेयर बात करनी है तो फेयर बात करें। अगर इलेक्शन मुतनाज़े हैं तो ये नहीं है कि आपके हाथ में जो फॉर्म 45 है वो तो कुरान का वर्क है और मेरे हाथ में जो फॉर्म 45 है वो पलीद है और नापाक है। ऐसे नहीं हुआ करता। तराजू को इस तरह से इम्बैलेंस ना करें। दूसरी तरफ मुख्तलिफ शहरों में इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का एहतजाज जारी है, जबकि नसीराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का आरओ ऑफिस के सामने 12वें रोज़ भी एहतजाज जारी रहा। जबकि चमन में अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनों का जिला कॉम्प्लेक्स के बाहर शाहराह पर कंटेनर्स लगाकर धरना 11 रोज़ से जारी है। इसी तरह जिला कुर्रम में पीटीआई कारकुनों ने 9 फरवरी से रोड बंद किया हुआ है। शुमाली वजीरिस्तान में पीटीआई ने एहतजाजन मुख्तलिफ सड़कें बंद की हुई हैं, जबकि आज जीडीए ने नौशेरो फिरोज़ में बड़ा एहतजाज किया। इसके अलावा आज भी मुख्तलिफ सूबाई और कौमी असम्बली के हलकों में इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई है, जिसमें नवाज शरीफ की कौमी असम्बली की मानसेरा वाली नशिस्त के इंतखाबी नताइज, परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की कौमी असम्बली की गुजरात वाली नशिस्त के नताइज, शुएब शाहीन के हल्का NA 47 इस्लामाबाद के नताइज और आलिया हमजा के हल्का NA 118 के नताइज और PP 32 चागी यानी चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के हल्के के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर आज अहम समाअत हुई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस केस में फैसला महफूज कर लिया है। आज केस की समाअत में कैसरा इलाही के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सालिक हुसैन को जितवाने के लिए बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। इलेक्शन से 2 रोज़ कबल हमारे लोगों को उठाया गया, फॉर्म 45 में कटिंग करके सालिक हुसैन के वोट बढ़ाए गए, जालसाजी पर आरओ के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जबकि सालिक हुसैन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार ने हतमी नतीजे के वक्त असल फॉर्म 45 जमा नहीं करवाए। आरओ रिपोर्ट की रोशनी में इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी के खिलाफ मुसलसल 3 MPO के ऑर्डर्स जारी करने और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल करने पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत के केस की आज समाअत हुई। अदालत ने DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की गैर हाजिरी पर उनके गिरफ्तारी के वारंट जारी करने का हुक्म दे दिया और तमाम IGs और FIA को हुक्म दे दिया कि वो DC इस्लामाबाद को कल सुबह 9 बजे अदालत के सामने पेश कर दें। इस केस की समाअत जस्टिस बाबर सत्तार कर रहे हैं। आज समाअत के आगाज़ में DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन के वकील राजा रिजवान अब्बासी ने अदालत को बताया कि इरफान नवाज मेमन को उम्रे पर जाना है। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि कल अदालत ने इरफान नवाज मेमन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर नहीं की थी। जहां भी DC इस्लामाबाद मिले गिरफ्तार करके पेश करें। जबकि इस हवाले से जारी होने वाले तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर की कल इस अदालत में 9 बजे हाजिरी यकीनी बनाने के लिए नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जाते हैं। गिरफ्तारी के इस वारंट की तकमील IG इस्लामाबाद और पूरे मुल्क में जहां से भी इरफान नवाज मेमन मिले वहां के IGs कराएंगे और DG FIA भी। अगर इरफान नवाज मेमन किसी एयरपोर्ट, बहरी अड्डे या बॉर्डर क्रॉसिंग से मिले, उन्हें कल इस अदालत के सामने 9 बजे पेश किया जाए। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक वजारत दाखिला और DG पासपोर्ट्स भी यकीनी बनाए कि इरफान नवाज मेमन का नाम ECL पर हो, ताकि वो पाकिस्तान की हुदूद से बाहर न जा सकें। ये जानते हुए कि दरख्वास्त गुजार को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है और उनके खिलाफ चार्ज भी फ्रेम हो चुका है, उन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो खुद इस अदालत के सामने पेश हों। दरख्वास्त गुजार खुद कल अदालत में पेश हुए थे और उनकी मौजूदगी में उन्हें बताया गया था कि उनकी आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। उनकी जानिब से इस अदालत के हुक्म की तायीद करने से इनकार और बगैर किसी माकूल वजाहत के आज की समाअत में अदम हाजिरी बज़ाहिर इस अदालत के हुक्म की इंतहाई तौहीन है, जिसका मकसद लगता है कि इस केस को तवालत देकर इख्तिताम तक पहुंचाना है। उनको शो कॉज नोटिस जारी किया जाता है कि क्यों ना उनके खिलाफ इस अदालत की कार्रवाई की खिलाफ वर्जी इंसाफ के उसूल में रुकावट बनने और तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 के सेक्शन 5, 3 और 17 और आइन के आर्टिकल 204 के तहत कार्रवाई की जाए। गुज़िश्ता साल 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में PTI के कारकुनों की जानिब से एहतजाज, जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ किया गया, जिसके बाद रियासती इदारों ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों और अहम रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ किया। इस दौरान न सिर्फ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा था, बल्कि उनकी जमानतों पर रिहाई के बाद उन्हें मजीद मुकदमात बनाकर गिरफ्तार कर लिया जाता था और 3 MPO का इस्तेमाल कसरत से किया जाने लगा। इस हवाले से शहरियार आफरीदी का केस अहम है, जिन्हें पहली मरतबा 16 मई को गिरफ्तार किया गया था। जैसे ही शहरियार आफरीदी को जमानत मिलती तो उन्हें फिर 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता और यूँ सिर्फ 16 मई से 16 अगस्त के दरमियान शहरियार आफरीदी को 7 मरतबा 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद 16 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने शहरियार आफरीदी को रिहा करने का हुक्म देते हुए अपने फैसले में लिखा था कि मौजूदा हक़ाइक़ की रोशनी में ज़ाहिर होता है
कि इस 3 MPO के ऑर्डर की कोई हैसियत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का यह दावा कि दरख्वास्त गुजार यानी शहरियार आफरीदी इस्लामाबाद में आवाम को इश्तियाल दिला रहे थे, वो भी उस वक्त जब वो अडियाला जेल में सलाखों के पीछे थे और 85 दिनों से ज़्यादा हिरासत में थे, ये उनकी अपनी साख पर सवाल उठाता है। ये हमारे जेल के निज़ाम की अफादियत को भी मुतासिर करता है और MPO को एक नाकारा हथियार के तौर पर पेश करता है कि जिसमें होने के बावजूद मुल्ज़िम इश्तियाल अंगेज़ी और आवाम को मुश्तइल कर सकते हैं। ऑर्डर के मुताबिक पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में जारी किए गए MPO ऑर्डर बज़ाहिर ऐसे लगते हैं कि एक ऑर्डर की मुद्दत ख़त्म होते ही या मुद्दत ख़त्म होने से पहले ही दूसरा ऑर्डर जारी कर दिया जाता है ताकि शहरियार आफरीदी को हर वक्त जेल में रखा जा सके। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने माना कि उन्होंने एक सीनियर अफसर की जानिब से MPO जारी करने की दरख्वास्त को कबूल किया और पुलिस हुक्काम ने शहरियार आफरीदी को पब्लिक ऑर्डर के लिए एक संगीन खतरे के खदशे को एक इल्हाम के तौर पर तस्वुर किया, बजाय इसके कि वो कोई भी एक्शन लेने से पहले अपनी आज़ादाना राय इस्तेमाल करते और शहरियार आफरीदी को आइन के आर्टिकल 9 में दर्ज बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया। इस अदालती फैसले की खिलाफवर्जी करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के केस का आगाज़ किया था, जिसमें आज अदम हाजिरी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया है। आज में इतना ही, दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।